हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और इसमें भी हम अपवाह तंत्र के बारे में आपसे बात कर रहे थे, जिसमें हमने अपवाह तंत्र में कल आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की, और इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें भी सिंधु नदी के बारे में समझाने का प्रयास किया था। कल हमने जो वीडियो देखा था या जो हमने कल पढ़ाया था आपको, उसमें सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर बात की थी। इसमें हमने झेलम, चेनाब और रावी नदियों के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। तो आशा करते हैं आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा, और आज हम नेक्स्ट क्लास की ओर मूव करेंगे। उसमें हम कौन कौन सी नदियों को पढ़ेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो सिंधु की सहायक नदियों को ही लेकर रहेगा। सिंधु की सहायक नदियों को ही लेकर रहेगा वो आज का वीडियो लेक्चर हमारा। कल लास्ट क्लास में हमने जो नदियां पढ़ी थी उसमें हमने झेलम, चेनाब, रावी के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, इसे समझ लेते हैं। झेलम की बात करें हम तो झेलम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है, और ये कहाँ पे शेषनाग झील? जम्मू कश्मीर में है। चिनाब की बात करें तो लाहौल ज़िला था हिमाचल प्रदेश का, और जास्कर श्रेणी थी। रावी नदी की बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, और रोहतांग जो दर्रा है वो लेह और मनाली को जोड़ने का कार्य करता है। इससे पहले हमने सिंधु नदी के बारे में बात की थी आपसे। सिंधु नदी का उद्गम है बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर के चिल्लास से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ये जम्मू कश्मीर के चिल्लास से बाहर निकलती है, और पाकिस्तान के पूर्वी शहर पाक के पूर्वी शहर कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये हम सभी के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बारे में थोड़ा और रिवाइज कर लें हम। तो हमने चिनाव पे कौन कौन सी परियोजनाएं बताई थी, झेलम पे कौन कौन सी बताई थी, और रावी पे कौन कौन सी बताई थी। तो चिनाव पे कौन है? सलाल, अगलिहार, कुलहस्ती और राटेल परियोजनाओं को लेकर डिस्कस किया था इसमें। झेलम की बात करें हमने, झेलम पर आपसे पुरी, शूला, मंगला और तुलबुल परियोजनाओं को लेकर डिस्कस किया था। रावी पे हमने देखा था, रावी पे मेरे पास 3 परियोजना थी। 3 परियोजना और चमेरा 3 थी, और कौन सी थी? चमेरा। 3 परियोजना ये है कहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश में है, और चमेरा पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है।
थीन पर ही एक बांध बना है, थीन पर ही एक बांध बना है। इस बांध को हम रणजीत सागर बांध के नाम से हम जानते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें थी, हमने रिवाइज कर ली हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में आज हम ब्यास और सतलज नदियों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद थोड़े बेसिक फैक्ट हैं सिंधु नदी तंत्र को लेके, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखेंगे आज हम। हमने आपको जब सिंधु की सहायक नदियां बताई थी, आपको सिंधु की सहायक नदियों में हमने आपसे झेलम की बात की, अब के बारे में बताया था, रावी के बारे में बताया था, और व्यास के बारे में, और सतलज के बारे में। हमने आपसे कहा भी था कि चिनाब की सहायक कौन सी नदी है, झेलम, और सतलज की सहायक कौन सी है, व्यास, और रावी पूर्ण रूपेण डायरेक्ट वे में सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदियों में झेलम और व्यास ऐसी दो सहायक नदियां सिंधु की हैं जो इनडायरेक्ट वे में किससे मिलती हैं, जाके सिंधु से मिलती। किससे मिलती जाके, इनडायरेक्ट वे में किससे मिलती हैं, ये सिंधु से मिलती हैं। क्योंकि ये जो चेनाब जो नदी है, चेनाब नदी से झेलम कहाँ मिलती जाके, पाकिस्तान के झंग या झुंग नामक स्थान पर। और व्यास नदी और सतलज का जो संगम होता है, व्यास और सतलज का जो संगम होता है वो हरिके नामक स्थान पर कहाँ होता है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर होता है। और यहीं पे क्या बना है, हरिके बैराज बांध बना हुआ है। इसी हरिके बैराज बांध से ही एक नहर निकाली गई है, उसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। और यही इंदिरा गांधी नहर आगे चल के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सर्वाधिक क्या करती है, सिंचित करती है। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। आज हम इसी नदियों को लेके, ये दो नदियां बची थी हमारे पास, ब्यास सतलज, उन्हीं को लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सतलज की बात करेंगे, इसके बाद हम ब्यास की बात करेंगे, देखेंगे। थोड़ा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे एक बार हम। तिब्बत में झील पड़ती है यहाँ पर मानसरोवर के निकट, राक्षसताल, मानसरोवर के निकट एक झील पड़ती है, राक्षसताल झील। और यही राक्षसताल झील किसके निकट है, मानसरोवर के निकट, मान सरोवर के निकट है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और यह नदी ऐसे बहते हुए इस टाइप से ये आके, जो ये ऊपर से आ रही होती है एक सिंधु नदी, और सिंधु नदी में आके मिल जाती है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। हमने थोड़ा क्या समझा, हमने कहा सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षसताल झील से होता है। ठीक, फिर हमने आपसे क्या कहा, इसकी एक सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है, उसे हम ब्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यास कहते हैं। और ब्यास को हम अगर आप समझें थोड़ा सा कायदे से, देखेंगे आगे। देखो, ये मेरे पास कौन सी नदी आई यहाँ पर, ये सतलज है। कौन सी नदी है ये, सतलज। सतलज है। और तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षसताल झील से क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ। इसकी एक सहायक नदी है, आगे बढ़ के ऐसे ऐसे, ये कौन सी है, ब्यास। ये नदी कौन सी है,
ब्यास नदी। अगर हम इन नदियों की लंबाई की बात करें, इन नदियों की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और यह पूर्ण भारत में बहती है, भारत में बहती है, यह पूर्ण रूपेण भारत में बहती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे हम। अब सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कुल लंबाई 1440 किलोमीटर। कितनी है? 1440 किलोमीटर। ये निकलती कहाँ से? तिब्बत वाले एरिया से निकलती है, तो सीधी सी बात है इसका कुछ हिस्सा भारत से बाहर भी बह रहा होगा। तो भारत में कुल कितनी बहती है? तो भारत की अगर बात करें, ये भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है भारत में? 1050 किलोमीटर बहती है। क्लियर। अब आगे जाके ये स्थान पड़ता है पंजाब, ये स्थान है पंजाब का हरके। ये कौन सा स्थान है? पंजाब का हरके स्थान है। और इसी हरके स्थान पर एक डैम बना है, एक बांध बना है, इसे हम हरके बैराज के नाम से, हरके बैराज बांध के नाम से जानते हैं। इसी हरके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई है, एरिया पंजाब वाला है, एक नहर निकाली गई है यहाँ से, उसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को क्या करती है? सिंचित करती है। किसे? राजस्थान को। और सर्वाधिक सिंचित जो करती है, सर्वाधिक सिंचित किसे करती है? ये राजस्थान को। क्लियर हुआ। ये नेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे कि राक्षसाल झील तिब्बत में, अभी ये लिखे दे रहे हैं, आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाइएगा। तिब्बत में है ये, और मान सरोवर के निकट, मान सरोवर के निकट। क्लियर। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। अगर हम परियोजनाओं की बात करें, तो इस पे दो परियोजनाएं हैं। एक नाथपा जाकरी परियोजना, और एक भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र में बना विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। तो इसके बारे में, ये गुरुत्वीय क्षेत्र में बना विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? इस पर अगर परियोजना की बात करें, हम परियोजना की बात करें, इस पे पोंग परियोजना है। कौन सी है? पोंग परियोजना है। अब करते हैं ब्यास नदी के उद्गम की बात। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो भी समझने का प्रयास करते हैं। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से होता है, ब्यास कुंड से होता है। तो ये ब्यास नदी के बारे में बात थी। क्लियर हुआ या नहीं? आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा और समझने का प्रयास करें। सतलज की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। सतलज की कुछ अन्य सहायक नदियों में जैसे कि 1 नदी, 2 नदी और 3 नदी। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हमने एक तो जान ही ली, मेरे पास कौन सी है? एक तो मेरे पास ब्यास हो ही गई है, ब्यास हो ही गई है। तो 2 नदियां और भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक हो गई, 2 नदियां और भी हैं, स्पीति
और बसपा। स्पीति नदी है और बसपा, ये दो कैसी हैं? सहायक, कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। ये कैसी हैं? अन्य सहायक नदियां हैं। ये क्या है? अन्य सहायक नदियां हैं। तो आशा करते हैं नदियों को लेके ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करें। अब देखें, आगे बढ़ते हैं नदियों को लेकर इन्हें। अब हमने सिंधु की बात कर ली हमने आपसे, फिर हमने आपसे झेलम की बात कर ली, चिनाब की बात करी, रावी की बात की, ब्यास, सतलज की बात की, इस सब नदियों की बात की हमने आपसे। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि इन पांचों नदियों को मिला के एक स्थान बनता है पंचनद, जिसे हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। वही समझेंगे हम। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज को मिला दिया जाए तो इन मिलाने के बाद एक स्थान बनता है। इसे हम पंचनद के नाम से जानते हैं, अर्थात पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये 5 नदियों का क्षेत्र है। एक और भी एक शब्द है यहाँ पे, दोआब। एक शब्द आता है दोआब। दोआब का मतलब भी जानेंगे। दोआब का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र या मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। अगर हम इन्हीं नदियों के प्राचीन नामों की भी बात कर लें, यहाँ पे प्राचीन नाम क्या क्या है इनके, तो झेलम का नाम प्राचीन है झेलम का नाम है बेतस्ता, रावी का नाम प्रोसोड़ी, व्यास का नाम बिपाशा, सतलज का नाम शतुद्री, चिनाब का नाम अस्किनी और झेलम का नाम है बेतस्ता। क्लियर हुआ? साथ ही हम और भी समझने का प्रयास करते हैं इसमें। और भी क्या है? सिंधु नदी, सिंधु से झेलम, झेलम से लेकर चिनाब, रावी से लेकर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और व्यास से लेकर सतलज। यानी कि सिंधु से लेके झेलम, झेलम से लेके चिनाब, चिनाब से लेके रावी, रावी से लेके व्यास। इन क्षेत्रों को हम किस किस नाम से जानते हैं देखेंगे। इसे हम सिंधु सागर का मैदान, सिंधु सागर के मैदान के नाम से जानते हैं। झेलम से लेकर चिनाब तक के क्षेत्र को हम जेंच का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जेंच का मैदान कहते हैं। और झेलम से लेकर एक स्थान छूटी, यहाँ चिनाब से रावी कर लो, चिनाब से लेकर रावी, चिनाब से लेके रावी तक के मैदान को रेचना का मैदान, इसे हम रेचना का मैदान कहते हैं, रेचना का मैदान। और रावी से लेके ब्यास तक के क्षेत्र को हम वारी का मैदान, वारी का मैदान। और व्यास से लेके सतलज तक के हम इसे विष्ट का मैदान, क्या कहते हैं इसे हम? विष्ट का मैदान कहते हैं। क्लियर हुआ? यह हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा, अगर सिंधु से झेलम के मध्य के क्षेत्र को सिंधु सागर के मैदान के नाम से जानते हैं, झेलम से चिनाब के क्षेत्र को हम जेंच का मैदान कहते हैं, चिनाब से रावी तक के
रेचना का मैदान कहते हैं। रावी से ब्यास तक के हम बारी के मैदान के नाम से जानते हैं, और आगे ब्यास से सतलज विष्ट के मैदान के नाम से हम जानते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और थोड़ा समझने का प्रयास करें, एक बार रिवाइज और करा दें आपको हम। जैसे कि हमने झेलम की आपसे बात की, परियोजनाओं को जान लो एक बार में, सारी परियोजना जान लो। परियोजना किस किस पे, परियोजनाएं कौन कौन सी किस किस पे हैं। झेलम की बात की, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इन पे। तो परियोजनाओं की बात करें हम झेलम पे, रावी पे, इस पर उरी, रसूला, मंगला और बोल है। चिनाव पे कौन कौन सी हैं, सलाल, शलाल, बगलिहार, पुलस्ती और राटेल। रावी पे कौन कौन सी हैं, थीन और चमेरा। ब्यास पे कौन सी है, पोंग परियोजना। सतलज पे दो हैं, एक तो नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी है, और भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध है। और भाखड़ा नागल बांध को ही किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, एल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो आशा करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नेक्स्ट हम देखेंगे, हम प्रयास करें आगे भी। सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, और सिंधु पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो सिंधु पे जो अन्य सहायक नदियां हैं वो दो तरीके से मिलती हैं। नंबर एक, वाईं ओर से मिलने वाली, वाईं ओर से मिलने वाली। नंबर एक कौन सी है, बाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं, जास्कर, इनमें हमारे पास जास्कर है। एक नदी कौन सी है, जास्कर है। जास्कर के बाद सियांग है, जास्कर सियांग। इसके बाद शिगार है। इसके बाद कौन सी है, शिगार है। इसके बाद एक शुरू नदी है, शुरू। कौन कौन सी, जास्कर, सियांग, शिगार और शुरू है। इसी तरीके से दाईं ओर से मिलने वाली नदियों कौन कौन सी हैं, दाईं ओर से लें वाली नदियां कौन कौन सी हैं, दाईं ओर से देखेंगे। श्योक, श्योक, काबुल, श्योक हो गया, काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, कुर्रम, गोमल, गिलगित, और कौन सी है, हुंजा। कौन सी है, हुंजा है। तो ये भी ध्यान रखना हमें अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, कि सिंधु की कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं। उसमें हमारे पास बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी हैं, बाईं ओर से मिलने वाली बात करें तो जास्कर, सियांग, शिगार, शुरू। दाईं ओर से बात करें श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगित, हुंजा। ये छोटी छोटी सी नदियां हैं। और हम आगे बात करें, सिंधु नदी पे कुछ परियोजनाओं भी हैं। सिंधु पे कुछ परियोजनाएं भी हैं। अगर सिंधु नदी की परियोजनाएं जाने हम, तो परियोजनाएं तीन हैं इस पे। एक तो है मेरे पास निमो बाजुगो, निमो बाजुगो, निमो
बाजगो है, दूसरी दमखर है, दमखर है, और तीसरी चुटक है। कौन सी है? चुटक है। निमोवाजगो है, दमखर है और चुटक है। ये सिंधु नदी की क्या है? परियोजनाएं भी हैं। इसमें जो चुटक परियोजना है सिंधु की सहायक नदी है, कौन सी? सुरु। कौन सी है? सुरु। तो चुटक जो परियोजना है वो किस नदी पे है? सुरु नदी पे है। ये किस पर है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सुरु। सुरु नदी पे है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार हम पूरे सिंधु नदी तंत्र को रिवाइंड करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने सिंधु नदी देखा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट बुखरचू नामक स्थान से होता है। भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर की चिल्लात से बाहर निकलती है, पाकिस्तान के पूर्वी शहर कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु जल समझौता देखा हमने। सिंधु जल समझौता सिंधु नदी व सिंधु की सहायक नदियों को लेकर हुआ। कब हुआ? ये 19 सितंबर 1960 को हुआ, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल पाकिस्तान, 20% भारत। रावी, व्यास, सतलज का 80% जल भारत, 20% कौन? पाकिस्तान यूज करेगा। इसके बाद हमने चिनाब नदी को लेकर बात की। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के जासकर सेड़ी से चंद्र और भागा 2 तरीकाओं में होता है और आगे चल के हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर ये किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है? तो शेषनाग झील से होता है। जो चिनाब जो झेलम नदी है शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य में 170 किलोमीटर क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। क्लियर हो गया ये। और झेलम नदी की क्वालिटी की है, बुलर झील से होकर बहती है और बुलर झील एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है, जिसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब कभी आएंगे आपसे हम। ठीक है। इसके बाद हमने क्या सीखा इसमें? ब्यास नदी की बात की। ब्यास का उद्गम ब्यास कुंड से होता है। ठीक है। रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। अभी हमने सतलज के बारे में आपसे बात की है। सतलज का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट राजस्थान झील से होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितनी भी नदियाँ, सहायक नदियाँ, जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, जितनी भी मुख्य सहायक नदियाँ हैं सिंधु की, वो सबकी सभी नदियाँ इधर से मिल रही हैं। सबकी सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें आपकी झेलम भी आती है, चिनाब भी है, रावी भी है और व्यास भी है और सतलज भी है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अच्छी बात है कि सतलज सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सतलज सिंधु की क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्यास सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पूर्ण रूपेण भारत में बहती है और सतलज के माध्यम से इनडायरेक्ट वे में किससे मिलती जाके? सिंधु से मिलती जाती है, क्योंकि व्यास जो नदी है वो सतलज से मिल जाती है पाकिस्तान के हरकी नामक स्थान पर और वहीं पे बना हरकी बैराज बांध। और उसी हरकी बैराज बांध से एक नहर निकालेगी, उसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से हम जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को क्या करती है? सिंचित करती है। जिसमें इंदिरा गांधी नहर का जो सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है वो कहाँ पे है? आपके राजस्थान में है। आशा करते हैं ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा सिंधु नदी तंत्र को लेकर। इसको आप मल्टीपल बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ये जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।